Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का 5वां अध्याय प्राथमिक क्रिया के तहत आज हम शिक्षण बिंदु रहेंगे हमारे रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि और मिश्रित कृषि। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हमने कृषि का पहला प्रकार जीवन निर्वाह कृषि को पढ़ा था। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोपण कृषि। देखिए बच्चों, रोपण कृषि किसे कहते हैं? लिखा है कि यह कृषि बागानी रूप में की जाती है। किस रूप में की जाती है बच्चों? बागानी रूप में की जाती है। इसलिए इसे क्या है बच्चों? बागाती कृषि कहा जाता है। यानी क्या है? इसका बागानी का कहने का अर्थ क्या है? ये किस रूप में की जाती है? ये इनके खेत है वो क्या है? एक गार्डन रूपी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? गार्डन रूपी होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बागाती कृषि भी कहा जाता है। यानी रोपण का क्या है? ये अन्य नाम है। क्या है बच्चों? रोपण कृषि का दूसरा नाम क्या है? बागाती कृषि कहा जाता है। फिर इसकी अगली विशेषता देखिए बच्चों, यह कृषि है अर्थात रोपण कृषि है, ये किस प्रकार की कृषि है? ये वाणिज्यिक कृषि है। अर्थात इस कृषि का उद्देश्य क्या है बच्चों? व्यापार है। क्या है बच्चों? व्यापार है। वाणिज्य का अर्थ क्या है? यानी क्या है? यह बाजार में जो उत्पादन होता है उसे बेचा जाता है। उत्पादन को क्या होता है बच्चों? बाजार में बेचा जाता है। अगली विशेषता है कि बागाती कृषि में एक समय में ही एक प्रकार की, यानी क्या है? एक समय में केवल एक प्रकार की फसल ही बोई जाती है। एक प्रकार की फसल ही बोई जाती है। यानी इसमें मिश्रित मिश्रित फसलें नहीं बोई जाती है, सिंगल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि है, यह काफी खर्चीली है, यानी इस पर ज्यादा कॉस्ट लगती है। यानी क्या है? ये कृषि पर ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है। खर्चीली का अर्थ क्या है? धन खर्च करना होता है। अगला देखिए बच्चों कि इस कृषि हेतु उच्च प्रबंधन यानी हायर मैनेजमेंट की जरूरत होती है और साथ ही साथ वैज्ञानिक विधियां यानी साइंटिफिक मेथड लगाने पड़ते हैं, ताकि क्या है? रोपण कृषि व्यवस्थित तरीके से उसका उत्पादन लिया जा सके। अगला लिखा है कि यह कृषि विकसित परिवहन की आवश्यकता महसूस कराती है। यानी इस कृषि हेतु क्या है बच्चों? परिवहन व्यवस्था है, जो परिवहन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए बच्चों? सुदृढ़ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए, ताकि क्या है कि जो उत्पादन होता है उसको बाजार तक समय पर पहुंचाया जा सके। उदाहरण के तौर पर जैसे कि गन्ना है, एक रोपण कृषि है और रोपण कृषि है, गन्ने का खेत है और यहाँ से अगर अपने को शक्कर की मिल तक इसको निश्चित समय पर ले जाना हो तो परिवहन की व्यवस्था आवश्यक है। अन्यथा क्या है कि काटा हुआ गन्ना क्या है, फिर बाद में लंबे समय तक रहने के बाद उससे शक्कर बनाना संभव नहीं होता। अर्थात क्या है? रोपण कृषि के लिए उचित परिवहन की व्यवस्था और विकसित परिवहन व्यवस्था होनी जरूरी है। फिर देखिए लिखो, यह कृषि उपनिवेश काल, कहाँ से बच्चों? उपनिवेश काल के समय अस्तित्व में आई थी। उपनिवेश काल कौन सा बच्चों? यूरोपियन देश। कौन से? जो यूरोपियन देश से क्या है? शक्तिशाली राष्ट्र थे। कैसे थे बच्चों? शक्तिशाली राष्ट्र थे और उन्होंने क्या है? एशिया और अफ्रीका, कहाँ के? एशिया एशिया और अफ्रीका। कौन सा? एशिया और अफ्रीका के जो कमजोर राष्ट्र थे। कौन बच्चों? जो कमजोर राष्ट्र थे उनको अधीन बनाकर, जो अपने राष्ट्रों में जो कृषि नहीं की जा सकती थी, तो उन्होंने क्या इन कमजोर राष्ट्रों में कृषि करना प्रारंभ किया था। और वो कौन सा काल कहलाया? उपनिवेश काल कहलाया। जिसमें क्या है कि जैसे चाय के बागान है, भारत में इन्होंने लगाए, श्रीलंका में लगाए, तो इस तरह से क्या है? बागानी कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। रोपण कृषि है, इसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। यानी जो ह्यूमन लेबर है, मानव जो श्रम है, लेबर है, वो क्या है बच्चों? ज्यादा जरूरत होती है। अगला देखिए कि विश्व की कौन सी प्रमुख रोपण फसल है? यानी ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि रोपण फसलों के नाम बताइए। तो प्रमुख रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? देखिए बच्चों, इसमें देखिए चाय, कॉफी, कपास, रबर, गन्ना, केला,
अनानास और कोकोआ। ये वो फसलें हैं जो कौन सी कहलाती हैं? रोपण फसलें कहलाती। रोपण फसलों के उदाहरण अच्छे से याद रखने हैं। अगला देखिए, इसमें एक शब्दावली यूज हो रही है, फेजेंडा। कौन सी बच्चों? फेजेंडा। फेजेंडा किसे कहते हैं? देखिए, ब्राजील में कॉफी के बागान, किसके? कॉफी के बागान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बच्चों? फेजेंडा कहा जाता है। यह मुख्यतः जो बागान है, यूरोप वासियों, किसके? यूरोप वासियों के नियंत्रण में थे, जिन्होंने क्या है, उपनिवेश की नीति अपनाई थी। इसलिए यूरोप वासी देश, जो यूरोप के देश है, उनके कंट्रोल अर्थात नियंत्रण में थे। तो बच्चों ध्यान रखें, फेजेंडा कृषि का प्रकार नहीं है। कृषि का प्रकार क्या है बच्चों? नहीं है। कृषि का प्रकार नहीं है। यह तो क्या है कि जो बागान है, उसका क्या है? स्थानीय नाम है। बागानों का क्या है? स्थानीय नाम है। कहाँ पर? ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका देश, जो महाद्वीप है, वहां पर ये देश स्थित है। अब देखिए बच्चों, जो आपकी रोपण कृषि है, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रोपण कृषि, यहाँ पर जो ये किया जा रहा है, ये श्रमिक अर्थात किसानों द्वारा क्या है बच्चों? फसलों का रोपण किया जा रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, ये तमाम जो छोटे-छोटे पौधारोपण है, ये जो पौध का रोपण है, यहाँ पर तमाम जो श्रमिक हैं, ये रोपण का कार्य कर रहे हैं। तो ये कृषि कौन सी है बच्चों? वो रोपण कृषि है। और इसका उदाहरण हमने पढ़ा था कि गन्ना भी एक किस प्रकार की कृषि है? वो रोपण कृषि है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है? रोपण कृषि का एक उदाहरण है। ये खेत किसका है बच्चों? गन्ने का खेत है। किसका है? गन्ने का खेत है। अगला देखिए, हमने एक टर्मिनोलॉजी में इसमें एक शब्द पढ़ा था, फेजेंडा। और फेजेंडा किसे कहते हैं बच्चों? कॉफी का बागान। किसका? कॉफी का जो बागान है, गार्डन है, उसे क्या कहते हैं? फेजेंडा। तो ये किसका चित्र है बच्चों? फेजेंडा का चित्र है। अगला हम कृषि का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या है, दो प्रकार पढ़े हैं। एक इससे पहले वाले भाग में पढ़ा था, निर्वाह कृषि। कौन सी बच्चों? निर्वाह कृषि। और उसके बाद में आज हमने दूसरा प्रकार पढ़ा था, रोपण कृषि। कौन सा? रोपण कृषि। अब हम इसके क्या करेंगे बच्चों? तीसरा रूप पढ़ रहे हैं, तीसरा प्रकार फसलों का पढ़ रहे हैं। और इसमें कौन सा है बच्चों? कृषि का विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब इसकी क्या-क्या विशेषता है? देखिए, लिखा है कि यह कृषि विरल जनसंख्या विरल जनसंख्या तथा तथा विस्तृत आकार वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी ये जो कृषि है आपके, कहाँ पर की जाती है बच्चों? विरल विरल जनसंख्या। विरल का अर्थ होता है कम। क्या है बच्चों? कम जनसंख्या। यानी जहाँ पर क्या है, जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या खुद क्या है, बहुत कम पाई जाती है वहां पर। और साथ में क्या है कि वे क्षेत्र कैसे होते हैं? विस्तृत आकार वाले। यानी उनका क्षेत्रफल क्या है बच्चों? अधिक होता है। क्षेत्रफल क्या है बच्चों? अधिक होता है। यानी अधिक क्षेत्रफल और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में मशीनरी का प्रयोग अधिक किया जाता है। यानी मशीनरी का अधिक उपयोग, अर्थात क्या है कि ये वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित कृषि है। कैसी बच्चों? यह वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित कृषि है। तीसरी विशेषता है कि इस कृषि का क्या है बच्चों? उद्देश्य है वो व्यापारिक है। क्या है बच्चों? व्यापारिक। और व्यापारिक का अर्थ क्या है कि ये कृषि जो की जाती है, इससे होने वाला उत्पाद है, इस उत्पाद को क्या है, बाजार में बेचा जाता है। क्या बच्चों? बाजार में बेचा जाता है। वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है। अगली विशेषता देखिए, यह कृषि जो की जाती है, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। जनसंख्या क्या होती है? कम होती है। तो कम जनसंख्या है, तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में क्या है, अधिक अनाज आएगा। अर्थात प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है, वो क्या रहता है? अधिक रहता है। और अगली विशेषता है कि इस प्रकार की कृषि में क्या है, प्रति इकाई उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन का अर्थ है कि यहाँ पर विस्तृत आकार के खेत होते हैं, इसलिए क्या है कि जोतों के आकार के अनुसार इनका जो उत्पादन है वो क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्षेत्रफल अधिक है, तो क्या है कि यहाँ पर उसके अनुपात में क्या है, कृषि का उत्पादन कम होता
है। अगली विशेषता है कि यह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास, कहा बच्चों, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, उसके जो मैदान है, उसके जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये की जाती है। शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर एक आंशिक जो ग्लोब बना रहा हूँ, इसके जो बीचों बीच में कौन सी रेखा है बच्चों? 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा या फिर कहें भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री, दोनों तरफ 23.5 डिग्री जो रेखा है, जो उत्तर में है उसे कर्क रेखा कहा जाता है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है उसे क्या कहा जाता है बच्चों? मकर रेखा कहा जाता है। और इनके मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा बच्चों? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि इनसे परे यानी क्या है, 23.5 डिग्री से लेकर लगभग 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से लेकर आगे 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वाला क्षेत्र। शीतोष्ण का अर्थ है शीत और उष्ण का, शीत और उष्ण का मिला जुला रूप, यानी वहां पर क्या है, सामान्यतः शीत भी है और उष्ण भी है। अगली विशेषता क्या है बच्चों? कि इस कृषि में जो मुख्य फसल है, इस कृषि में क्या बच्चों, जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? गेहूं है। अक्सर इस परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज जो कृषि है इसकी मुख्य फसल का नाम क्या है? तो बच्चों मुख्य फसल का नाम क्या है? गेहूं है। क्या है बच्चों? इसमें मुख्यतः किसका उत्पादन किया जाता है? गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अब क्या करेंगे बच्चों कि जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, इसके जो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंध जो घास के मैदान है, इनका जो नामकरण है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। तो प्यारे बच्चों एक एक को हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अर्जेंटीना देश है, कौन सा देश बच्चों? अर्जेंटीना जो देश है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपाज कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पंपाज कहा जाता है। इसी प्रकार जो यूरोप और एशिया का भाग, यूरोप और एशिया का भाग है अर्थात यूरेशिया, यूरेशिया में है, वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उन्हें स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें स्टेपीज कहा जाता है। इसके इसी तरह देखिए जो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? प्रेरीज कहा जाता है। अगला देखिए जो आपके दक्षिणी अफ्रीका देश है, यहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें वेल्डस कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? वेल्डस कहा जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उन्हें क्या कहते हैं? डाउन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? डाउन्स कहा जाता है। और न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान है, उन्हें कैंटरबरी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कैंटरबरी कहा जाता है। और इसी प्रकार हंगरी में, हंगरी में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें पुस्ताज कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पुस्ताद कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा दोनों में महत्वपूर्ण रहते हैं। और जो आपके बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्या इस तरह के, क्या एक तरफ देश का नाम और एक तरफ क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का स्थानीय नाम देकर आपको सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे बच्चों? सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों इससे संबंधित मानचित्र भी पूछा जा सकता है। यानी क्या है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि जो पंपास है वो कहाँ पर होती है। तो सबसे पहले हम क्या है, पंपास घास के मैदानों को दर्शाते हैं। और ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना कहाँ पर बच्चों? दक्षिणी अमेरिका का जो क्षेत्र है, यहाँ वाला ये क्षेत्र जो कौन सा बच्चों? ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? अर्जेंटीना है। कौन सा है? अर्जेंटीना। और यहाँ पर जो ये ब्लैक ब्लैक कर रखा है ये क्या है बच्चों? ये है आपके पंपाज घास के मैदान। क्या है बच्चों? यहाँ पर पाई जाती है पंपाज घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा जो यूरेशिया है, कौन सा? यूरेशिया। यूरेशिया का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन से महाद्वीप? यूरोप और एशिया को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? यूरेशिया। अब जो यूरेशिया का क्षेत्र है उसमें स्टेपीज घास, ये जो ब्लैक ब्लैक कर रखा है बच्चों, ये दोनों किसका है? यूरोप और एशिया का सामूहिक भाग है। और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें स्टेपीज कहा जाता है।
इसके बाद देखिए अगला जो है उत्तरी अमेरिका, कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। तो मानचित्र में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहाँ पर है? ये आपके जो दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर। कहाँ है? जो यहाँ वाला जो क्षेत्र है आपके बच्चों, ये क्षेत्र उत्तरी अमेरिका का है। कौन सा बच्चों? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में ये जो ब्लैक ब्लैक दर्शा रखा है, ये जो घास के मैदान है, ये घास के मैदान है, इन्हें क्या कहते हैं? प्रेरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? प्रेय रीछ कहा जाता है। एक इसके बाद देखिए अगला हमारा रहेगा दक्षिणी अफ्रीका। कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका। ये यहाँ पर देखिए, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप के ठीक दक्षिण में एक देश है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। और इस देश का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका। क्या है बच्चों? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिणी अफ्रीका, यहाँ पर जो घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? वेल्डस कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? वेल्डस कहा जाता है। अगला देखिएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्षेत्र, और ये सबसे नीचे है। और याद रखने की तरीका भी आसान रहेगा कि यहाँ पर जो घास के मैदान है, उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? डाउन्स। और डाउन्स का अर्थ क्या था? डाउन यानी नीचे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अगला जो देश है न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है, उनको कहते हैं कैंटरबरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूजीलैंड है कहाँ। यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे की तरफ ये वाला क्षेत्र है, जो यहाँ वाला जो क्षेत्र है। और देखिए यहाँ पर भी देखो घास के मैदान है, क्योंकि ये भी कौन सा है? शीतोष्ण घास के मैदान का क्षेत्र है। ये और ये न्यूजीलैंड का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो घास के मैदान है शीतोष्ण, उन्हें कहते हैं कैंटरबरी। क्या कहते हैं बच्चों? कैंटरबरी कहा जाता है। ये आपके न्यूजीलैंड रहेगा। और अगला जो पूछताछ का जो हंगरी का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पूछताछ कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? पूछताछ कहा जाता है। अब देखिए इससे आगे हम कृषि का चौथा प्रकार, कौन सा प्रकार? चौथा प्रकार पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं मिश्रित कृषि। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्रित कृषि कहा जाता है। मिश्रित कृषि है, इसमें क्या लिखा है कि जब जब कृषि के था कब? जब कृषि के साथ क्या किया जाता है? पशुपालन किया जाता है। क्या बच्चों? कृषि के साथ में जब पशु का पालन किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। यानी क्या है? ये जो फार्मिंग है, ये मिक्स्ड फार्मिंग कैसी है? मिक्स्ड है। यानी जो क्या है? खेती भी रहेगी और उसके साथ साथ में क्या बच्चों? पशुपालन भी किया जाएगा। यानी दोनों एक साथ किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब देखिए मिश्रित कृषि के जैसे जब कृषि करेंगे तो उसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी रहेगी? देखिए उसमें गेहूं रहेगा, जौ, ज्वार और मक्का। उसी प्रकार पशुपालन भी किया जाएगा। तो पशुपालन में देखिए बच्चों, पशुपालन में देखिए भेड़, बकरी, गाय और ऊंट। यानी क्या है? पशुपालन में ये जो पशु हैं, ये भी इसमें शामिल रहेंगे। तो प्यारे बच्चों क्या है कि इसमें कृषि भी की जाएगी और पशुपालन भी किया जाएगा। एक तरफ क्या है? कृषि भी की जाएगी और साथ साथ में क्या बच्चों? इसमें पशुपालन भी किया जाएगा। और जहाँ पर कृषि और पशुपालन एक साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं आपके बच्चों? उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। अब देखिए हम एक एक पढ़ेंगे कि मिश्रित कृषि की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों। क्या मिश्रित कृषि की विशेषताएं? देखिए इसमें फसल चक्र अपनाया जाता है। क्या होता है? इसमें फसल चक्र अपनाया जाता है। फसल चक्र किसे कहते हैं? कि जब एक खेत को लगातार जोता जाता है, यानी उसमें लगातार फसल उत्पादन किया जाता है, तो वो क्या है? एक बंजर भूमि का रूप लेता है। कैसा है? बंजर यानी अनउर्वर हो जाता है। तब क्या करते हैं कि अगले खेत में यानी पास वाले खेत में फिर अन्य फसल, या फिर क्या है? उसी खेत में, या फिर क्या है? उसी खेत में क्या करेंगे? अन्य फसल को बो देंगे। क्या करेंगे? अन्य फसल को बो दिया जाएगा। यानी बारी-बारी से क्या है? फसलों को चेंज करेंगे और ये लगातार साइकिल चलता रहता है। और इस साइकिल को क्या कहते हैं? फसल चक्र कहा जाता है। अगला लिखिए, यह उच्च तकनीकी आधारित कृषि है। यानी जो आपके मिश्रित कृषि है, ये क्या है? उच्च तकनीकी पर आधारित कृषि है। हायर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। अगला देखिए, इसमें धन की आवश्यकता कम होती है। धन की आवश्यकता क्या है बच्चों? कम रहती है, कॉस्ट कम लगती है। अगला देखिए, यह मुख्यतः विकसित देशों में की जाती है। यानी जो डेवलपमेंट कंट्री है, वहाँ पर क्या है? मिश्रित कृषि की जाती है। अगला देखिए इसमें लिखा है कि इसमें योग्य एवं कुशल श्रमिक, कैसे बच्चों?
एलिजिबल होने चाहिए, योग्य भी और ट्रेंड होने चाहिए। कैसे? ट्रेंड श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला है कि इसमें आधुनिक कृषि यंत्र, रासायनिक व जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। यानी जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो मॉडर्न होने चाहिए और इसके साथ-साथ में क्या है कि रासायनिक यानी यूरिया, है ना? अन्य खाद और इसके साथ-साथ में क्या है जैविक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। क्या है बच्चों? जैविक खाद का प्रयोग भी किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे मानचित्र के माध्यम से कि विश्व के किन-किन क्षेत्रों में मिश्रित कृषि की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक शेडिंग जो दे रखी है, वहाँ पर क्या है बच्चों मिश्रित कृषि की जाती है। तो सबसे पहले देखिए जो यूरोप का क्षेत्र है, कौन सा बच्चों? यूरोप का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर की जाती है। यानी क्या है जो उत्तरी यूरोप है, उत्तरी यूरोप और इसके अलावा कौन-सा बच्चों? यहाँ पर कौन-सा महाद्वीप है? एशिया और एशिया के भी यहाँ पर ऊपर की तरफ अर्थात क्या है? उत्तर और इसके अलावा क्या है? ये जो क्षेत्र है पूर्वी, तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एशिया का है। यहाँ पर भी क्या है? कौन-सी कृषि की जाती है? मिश्रित कृषि की जाती है। परीक्षा में पूछा जाए तो आपको याद रखना है उत्तरी यूरोप, उत्तरी एशिया और इसके अलावा कौन से क्षेत्र हैं? ब्लैक जो कर रखे हैं, ब्लैक शेडिंग यहाँ पर देखिए। ये जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र यानी क्या है? यहाँ पर जो दक्षिणी अफ्रीकी देश है, वहाँ पर क्या है? मिश्रित कृषि की जाती है और इसके अलावा देखिए अमेरिका का क्षेत्र है। अमेरिका का जो क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है मिश्रित कृषि की जाती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी हिस्सा अर्थात जो कनाडा का क्षेत्र है, कौन-सा बच्चों? कनाडा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी क्या है मिश्रित कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर क्या है मिश्रित कृषि की जाती है, उन्हें मानचित्र से हमने समझा है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।